टुडे विल कवर अप केस स्टडी 7। केस स्टडी 7 कवर अप करने से पहले आप थोड़ा सोल्यूशन देखिए और केस स्टडी देखिए। ये केस स्टडी का सोल्यूशन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सैलरी हेड है सॉल्व, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और शेड्यूल 6A। शेड्यूल 6A डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट। ये आपकी केस स्टडी है, केस स्टडी 7। निहारिका विज। केस स्टडी, सेम केस स्टडी का सेकंड पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। सेम केस स्टडी का लास्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, होप सो दैट ऑल ऑफ यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। सो विल स्टार्ट केस स्टडी 7। अब केस स्टडी 7 स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट में रखेंगे बिल्कुल। पार्ट ए जनरल। जो भी इंफॉर्मेशन आपको रेड में गिवन है, यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन द रेड टेक्स्ट। लास्ट नेम सच एज पैन, स्टेटस, एरिया लोकेलिटी, फ्लैट, टाउन, मेल, phone number, pin code. Pin code is in the black, but you have to fill it। ठीक है। पिन कोड ही एक ऐसा है जो ब्लैक टेक्स्ट में है, बट फिर भी आपको फिल करना है, अदरवाइज वैलिडेट नहीं होगा। नीचे चलते हैं। ये कह रहा है न्यू रिजाइम टैक्स ऑप्ट करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको यस करना है। यस स्टैंड्स फॉर ओल्ड रिजाइम। कितने बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन का, या हमारे पास शेड्यूल 6A नहीं आ रहा। तो वो बेटा आपकी एरर यहाँ पर होती है क्योंकि आप यहाँ से न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं ना, तो आपको जो भी न्यू रिजाइम में डिडक्शन अलाउ नहीं है तो वो नहीं दिखेगी। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको लोन नहीं दिखेगा, 6A में कुछ डिडक्शन है जो आपको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर अगर आप ओल्ड रिजाइम फॉलो करने कर रहे हैं तो यू हैव टू चेक यस। ठीक है, तो आपको यस पे टिक करना है। उसके बाद प्रोविजनों में 7 प्रोविजन प्रोविजो 2 सेक्शन। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नो क्लिक करना है। नो करते ही बाकी के सेल ग्रे हो जाएंगे। आधार नंबर इफ यू हैव यू कैन टाइप इट हेयर। इफ यू डोंट हैव, क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप नो करेंगे। वेदर यू आर एन एफपीआई, अगर आपके पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। पोर्टुगीज सिविल कोड नो। रिप्रेजेंटेटिव नो। नो होते ही ये बाकी के सेल ग्रे हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है तो यू हैव टू चेक यस। इस वाले क्वेश्चन में यस है, मतलब आपके पास डायरेक्टर्स है, मतलब डायरेक्टर है आप किसी कंपनी के। तो यू हैव टू फाइल ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर रेलिवेंट फॉर द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू फिल दिस ओनली। ठीक है। ये फिल करने के बाद आप आगे मूव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये LEI गिवन है, ये रेड में है, बट आप इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपके रिफंड 50 करोड़ से ज्यादा होता है तो ये आपको फिल करना है। और क्वेश्चन में ऐसा देंगे नहीं कि 50 करोड़ से ज्यादा रिफंड बने आपका। ठीक है। उसके बाद वेदर यू हैव अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, तो मैंने यहाँ पे नो लिख दिया। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन में यस है, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। लेट सपोज यू हैव अ लैक ऑफ टाइम, आपका टाइम बिल्कुल पास आ रहा है, आप सबमिशन पर ही है, टाइम खत्म हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नो भी लिखेंगे तो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी इससे। ठीक है। बट आई रिकमेंड इफ यू हैव अ टाइम तो आप यस लिख के यहाँ पे बाकी और इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन है नेम ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, पैन क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है बच्चों। ये ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपने परचेज करे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन्फॉर्मेशन, अगर आपने सेल्स करा है तो यहाँ पर। अगर नो परचेज नो सेल्स है तो वही सेम क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन शीट को वैलिडेट करेंगे ताकि आपको अगर कोई एरर है तो यहीं की यहीं इसी शीट पर पता लग जाए कि ये करना है हमें। नेक्स्ट शीट शेड्यूल ऐसा आएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जो भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। मेरे पास टाइम कम था तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर में मैंने ABC भी लिख दिया तो भी वैलिडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है।
वह आपको ध्यान देना है जहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शंस होते हैं, जैसे टाउन, सिटी, स्टेट, ठीक है, जैसे ये वाला है सिलेक्ट ऑप्शन है, तो यू हैव टू चूज वाइजली। यहाँ पे ये नहीं है कि टाइम बचाने के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर दिया। आपको वेस्ट बंगाल क्वेश्चन में गिवन है तो यू हैव टू चूज वेस्ट बंगाल ओनली, ठीक है। और वहीं का पिन डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ और चूज कर लिया अपनी मर्जी से तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट द पिन कोड, तो फिर वो वैलिडेट नहीं होगा। वो सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा पिन कोड किस स्टेट का है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर आप थोड़े लूप होल्स चला सकते हैं वहां पे आप चलाइए, बट जहाँ पे मैंडेटरी है कुछ चीजें दिमाग वाइज, तो आप थोड़ा वाइजली डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेट पुट करना है। स्टेट पुट करने के बाद जो क्वेश्चन में पिन कोड है यू हैव टू टाइप हियर, ठीक है। उसके बाद देखो 17(1) सैलरी 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रखी है। सैलरी 1 सबसेक्शन 17 सबसेक्शन 1, यहाँ पर आपको सैलरी, बेसिक पे, पेंशन प्लस अलाउंसेस लेने हैं। यहाँ पे परक्विजिट्स गिवन है जो क्वेश्चन में वो लेना है, यहाँ पे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, और नीचे वाले पोर्शन में आपको क्या लेना है, अलाउंसेस। 3 पार्ट में, थर्ड ए में आपको अलाउंसेस लेने हैं। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ऐसे काम करेगा कि रिसीव्ड बताएगा और एग्जेम्प्टेड बताएगा, और सॉफ्टवेयर अपने आप ही रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड करके टैक्सेबल कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टैक्सेबल नहीं लिखना, ध्यान देंगे यहाँ पे हमें रिसीव्ड दिखना लिखना है, मुझे कितना रिसीव्ड हुआ। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर नीचे मुझे एग्जेम्प्टेड लिखना है, तो वो ऑटोमेटिकली रिसीव्ड में से एग्जेम्प्टेड माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू ले लेगा आपकी। तो अब आपके क्वेश्चन में बेसिक सैलरी गिवन है, फी गिवन है, कन्वेंस अलाउंस है, ठीक है। उसके बाद लीव इनकैशमेंट है, ये आपको गिवन है। अब कुछ ऐसा है जो नहीं है गिवन, वो क्या है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर। अब मैं हॉस्टल एक्सपेंडिचर यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे कहीं हॉस्टल एक्सपेंडिचर दिख ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अदर चूज कर लिया, एनी अदर चूज कर लिया, वहां पे मैंने एनी अदर अलाउंस चूज करके वहां पे हॉस्टल अलाउंस डाल दी। अब लेट सपोज कोई और अलाउंस है जो नहीं नजर आ रहा, तो मैं अदर अलाउंस चूज करूंगी और वो सारे तमाम तरीके के अलाउंसेस विच आर नॉट गिवन इन दी ड्रॉप डाउन लिस्ट वो मैं यहाँ ऐड करके लिख दूंगी। जो भी अलाउंसेस मुझे गिवन नहीं है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वहां पे अदर अलाउंस डालूंगी और सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दूंगी। और जो जो मुझे नजर आ रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, आई सेलेक्ट 1 बाय 1 और उनकी सेम यहाँ पे अमाउंट आप डाल दोगे जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नेचर ऑफ परक्विजिट सेलेक्ट करा। अब आपको अलाउंस और परक्विजिट बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या अलाउंस है क्या क्या परक्विजिट है। बच्चे क्या करते हैं, अलाउंस और परक्विजिट मिक्स कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। उससे आपके आंसर में तो इफेक्ट नहीं करे पड़ेगा, बट जब आपका क्वेश्चन चेक होगा तो क्वेश्चन चेक होगा ये हेड खोलकर, तो वहां पे टीचर को पता लग जाएगा कि आपको अलाउंस और परक्विजिट क्लियर नहीं है, तो इस वजह से आप मार्क्स भी अपने लूज कर सकते हैं। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द अलाउंसेस एंड परक्विजिट एज वेल। उसके बाद देखो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, तो यू हैव टू टाइप हियर। क्वेश्चन में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी तो है, बट लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड और उसके आगे नील लिखा हुआ है, तो यानी कि देयर इज नो नीड टू टाइप हियर और राइट हियर, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे में देखते हैं, ये अगर लेट सपोज कि सेकंड एम्प्लॉयर है तो यू हैव टू फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आर रेलेवेंट विद द सेकंड एम्प्लॉयर। हो सकता है ना कि मेरे एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो, तो इसीलिए मेरे पास 2 शीट अवेलेबल है सेम ही पैटर्न में। अब यहाँ पे ऐड सैलरी मतलब लेट सपोज तीसरा भी एम्प्लॉयर है तो ऐड सैलरी कर दोगे, सेम पैटर्न तीसरे में बनकर आ जाएगा। ऐड रोज करोगे तो यानी कि ये 17(1) जो है ना, यहाँ पे रोज और ऐड हो जाएंगी। ऐड रोज 17(2) यानी कि परक्विजिट, लेट सपोज कि 3 ही परक्विजिट है, बट मेरे को परक्विजिट चाहिए 4, तो मैं ऐड रोज कर देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ 1, ठीक है। तो देखो देख रहे होंगे आप कि परक्विजिट में एक रो और एक्स्ट्रा ऐड हो गई, सेकंड एम्प्लॉयर के केस में भी और फर्स्ट एम्प्लॉयर के केस में भी। वो दोनों में ऐड करेगा, आपके सारे एम्प्लॉयर में वो जो आप कमांड देंगे वो सभी एम्प्लॉयर में ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो आपके पास, आप देख रहे होंगे, आप नेचर ऑफ सैलरी में आपके पास सिर्फ 2 कॉलम आ रहे होंगे, तो आप नीचे जाके यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे, सॉरी करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऐड रोज कर देंगे। तो ऐड रोज कर देंगे तो आपकी रोज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आपको जितनी चाहिए एस्टिमेशन बेसिस पे, 2, 4, 5, 10 आप उतने एस्टिमेशन के बेसिस पर ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट करें, ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा करने में। और फिर उनको खाली छोड़ सकते हैं, सेलेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। बट जैसे ही आप यहाँ पे कोई आइटम डालोगे और अमाउंट नहीं डाला, तो फिर वैलिडेट नहीं करेगा, फिर वो बोलेगा कि अमाउंट आपको फिल करनी है, तो आप वो अमाउंट फिल करेंगे, ठीक है। थर्ड में आते हैं, थर्ड में ये कह रहा है कि नेचर ऑफ अलाउंसेस, यानी कि जो भी आपके अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है। अब ध्यान देंगे ये सिर्फ अलाउंसेस की बात करेगा, बट ऑपोजिट भी था ना हमारा,
बट जब हम थियरी करते हैं तो हम तो टैक्सेबल परक्विजिट निकालते हैं, बट क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से बना रखा है कि रिसीव्ड है और एग्जेम्प्टेड है। ठीक है ना, एलटीसी एग्जेम्प्ट और रिसीव्ड है। तो आपको क्या करना है, यानी परक्विजिट भी इसके अंदर लेना है। ये सिर्फ अलाउंसेस, एग्जेम्प्टेड अलाउंस नहीं है, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट है। बट थियरी में एग्जेम्प्टेड परक्विजिट कुछ नाम का होता नहीं है, क्योंकि वहां तो टैक्सेबल परक्विजिट की बात करते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर अगर परक्विजिट है और क्वेश्चन में गिवन है एग्जेम्प्टेड, तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके अमाउंट लिखेंगे। और भी दो आइटम आपकी एग्जेम्प्टेड है तो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे बच्चों इस बात पे और ध्यान देंगे कि हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है, क्वेश्चन में लिख रखा है फुल्ली एग्जाम। तो इस बात पे ध्यान देंगे। चलो एग्जेम्प्टेड पे तो हमने डाल दिया 3600, पर उस पे ध्यान देंगे कि अगर ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है तो इसका मतलब इतना ही मुझे रिसीव भी हुआ होगा। रिसीव कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैं अपना थोड़ा दिमाग लगा के खुद सोच लूंगी कि यही रिसीव्ड है और यही एग्जेम्प्टेड है, तो इसका मतलब टैक्सेबल इफेक्ट क्या है, जीरो है। तो आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो रिसीव्ड में कहीं भी नहीं लिखा, बट फिर भी आप रिसीव्ड में 3600 रुपये लिखोगे, 3600, क्योंकि आप ये ज्यूम करोगे जितना एग्जेम्प्टेड है, फुली एग्जेम्प्टेड है, तो इसका मतलब इतना ही रिसीव्ड भी है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेगा, सॉफ्टवेयर करेगा तीनों, उसको कॉलम को ऐड 17 1 2 3, माइनस कर देगा एग्जेम्प्टेड। ठीक है। और उसके बाद टैक्सेबल सैलरी आपकी आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी। आपको शीट को वैलिडेट करना है, शीट एस ओके आ जाएगा। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में जो बेसिक सैलरीज हैं, ओ सॉरी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो आप फिल करेंगे यहाँ पर। बेसिक इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन योर क्वेश्चन, यू हैव टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में आपके पास देयर आर टू प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपकी 1A। ठीक है, यानी कि ऑल द पर्टिकुलर्स आर रिलेवेंट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसे ही 1B यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। लेट सपोज यू हैव अ थ्री प्रॉपर्टी, तो यू जस्ट ऐड प्रॉपर्टी हियर, सेम कॉलम सब कुछ सेम, एक तीसरी प्रॉपर्टी का बनकर आ जाएगा। अगर आपके पास को ओनर ज्यादा है तो यू कैन ऐड को ओनर्स एज वेल, और अगर टेनेंट एक से ज्यादा है तो यू कैन ऐड टेनेंट एज वेल। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो प्रॉपर्टी ज्यादा आपको प्रॉपर्टी नहीं देगा, और ये सब भी नहीं देगा करने के लिए। ठीक है। बी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब प्रैक्टिकल जो आएगा बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम में, सेमेस्टर 5 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, DU। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप ABC लिख दें। अगेन मैं यहाँ पे दोबारा से फोकस कर रही हूँ, इफ यू हैव प्रॉपर टाइम तो फिल इट प्रॉपरली। अदरवाइज अगर बस सिचुएशन पैनिक ना करिए और अपना प्रैक्टिकल पूरा रन करिए जैसे ऑन रन करनी है। अगर टाइम की कमी हो रही है तो कुछ कुछ चीजों में आप ABC टाइप करके आगे मूव मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर भी अगेन स्टेट अच्छे से चूज करना है और पिन कोड अच्छे से डालना है। ठीक है, ध्यान से। महाराष्ट्र चूज करा तो पिन कोड महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। ओनर ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ है, कोई को ओनर नहीं है तो नो, तो इसका मतलब 100% राइट आप ही के पास है। प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो यू हैव टू सेलेक्ट लेट आउट हेयर। उसके बाद लेट आउट इंफॉर्मेशन के बाद यू कैन जस्ट टाइप हेयर इफ द TDS हैज बीन डिडक्टेड। इफ द TDS हैज बीन डिडक्टेड तो आप यहाँ पर ये डिटेल भी फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद लेट आउट है तो आपके पास GAV रिसीव हो रहा होगा आपको। अब GAV पे ध्यान देंगे, आपके पास नेट रिसीव हो रहा है 18 लाख। नेट का मतलब क्या है कि टेनेंट ने TDS काट कर आपको अमाउंट दिया है, और TDS काटा है 2 लाख, और 20 लाख में से 2 लाख माइनस करके आपको 18 लाख रिसीव हुआ। आप यहाँ पे 18 लाख नहीं लिखेंगे। अब आप बोलेंगे मैम क्यों नहीं लिखेंगे, उसका रीजन ये है कि देखो, कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ, कि जब हम GTI निकालते हैं तो पांचों हेड को ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ अगर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है माइनस करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, स्लैब रेट फॉलो करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ 18 लाख लेती हूँ तो ये अमाउंट वापस से जाएगा GTI में, और इसके ऊपर फिर से टैक्स लगेगा। तो ये तो टैक्स के ऊपर टैक्स हो गया ना, यानी कि इस अमाउंट पे तो टैक्स कटा था फिर भी दोबारा टैक्स देना पड़ा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी टैक्स पर टैक्स नहीं हो, इसीलिए मैं जो भी अमाउंट लूंगी यहाँ पे ग्रॉस लूंगी। इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी कोई नेट अमाउंट है तो आपको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई नेट है तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रॉस को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है नेट अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है डिवाइडेड बाई TDS माइनस 100%। ठीक है, TDS रेट माइनस 100 इंटू में 100। ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया, 18 लाख डिवाइडेड बाय TDS रेट कितना है, 10% माइनस 100, तो यानी कि 90 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और 90 इंटू में 100। क्लियर हुआ।
तो आपका अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर? 20 lakhs आ गया। ये म्युनिसिपल टैक्स पेड करे हैं। म्युनिसिपल टैक्स के लिए भी एक रूल होता है कि टैक्स पेड बाय असेसी होना चाहिए, और असेसी मतलब ओनर, और टैक्स पेड की फॉर्म में होना चाहिए, एरियर ना हो। ठीक है। और अगर आउटस्टैंडिंग है या ये सब है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि पेड फॉर्म में होना चाहिए। आपने पेड किया होना चाहिए, चाहे आप एडवांस के लिए पे कर दो, चाहे आप पुराने के लिए पे कर दो। तो जिस भी साल पे करोगे उस साल आप डिडक्शन ले लोगे। तो यहाँ पे 27,000 का डिडक्शन मिलेगा मुझे सिर्फ। ऑटो कैलकुलेटेड है, देखो ब्लू में आ रहा है। अपने आप 30% भी कैलकुलेट कर लिया सॉफ्टवेयर ने। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ले रखा है आपने, ठीक है, 70,000 उसको ले लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया, अपने आप ऑटो कैलकुलेट कर आ गया। सेम हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए भी करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए टाइप फिल करेंगे। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद देखो, जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ पे एनएवी जीरो होती है, तो एनएवी जीरो अज्यूम करोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जीरो रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है, जो 50,000 रुपीज है आपकी। दोनों प्रॉपर्टी को बैलेंस करेगा ये, और बैलेंस करने के बाद आपको फाइनल अमाउंट दे देगा। आपको वैलिडेट करना है और फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के बाद कैपिटल गेन आता है, जो अभी तक हमने कवर नहीं किया था, अब करेंगे। कैपिटल गेन बेसिकली आपको पता है, सबसे पहले आपको असेट चेक करनी है कि आपकी असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर करते हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा। ठीक है। तो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। वो हमें इसलिए कैलकुलेट करना है क्योंकि शॉर्ट टर्म जो होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ए पोर्शन में आएगा, यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म की है। तो इसलिए अब हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे बी आएगा। बी स्टैंड फॉर यहाँ पर लॉन्ग टर्म। अब सारी इंफॉर्मेशन बी की है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है। तो आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में शॉर्ट टर्म देखते नहीं, लॉन्ग टर्म देखते नहीं, और ऊपर दिखा और यहीं पर फिल कर दिया। यहाँ पर बेटा शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता, तो यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। ठीक है। क्लियर। और लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन अलाउ होता है, तो लॉन्ग टर्म में ही इंडेक्सेशन कर पाओगे। तो इसलिए वाइजली चूज करना है, क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म देखकर ए और बी में डालना है आपको। ठीक है। अब ये rather देन इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी डायमंड की ज्वेलरी है, तो आप यहाँ पर पोर्शन पे फिल करेंगे 9 पे। ठीक है। फ्रॉम अ सेल ऑफ असेट्स, जो B1 से B9 में एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ऊपर से लिखा हुआ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, असेट्स है, प्रॉपर्टी है, ये सब है। ठीक है। जो भी जहां पे भी आपका जो भी असेट्स है वो फॉलो कर लेना, और उसी में अमाउंट डालना है। यानी बॉन्ड्स और डिबेंचर होंगे लॉन्ग टर्म, तो आपको इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है। सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स है, डिविडेंड ओरिएंटेड फंड है, तो यहाँ डालना पड़ेगा। सेल ऑफ असेट्स है जो बी से लेकर यहाँ तक कवर नहीं है, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं आप, तो 9 में डालेंगे आप। 9 लाख की सेल करी आपने। ठीक है। 9 लाख की सेल हो गई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप मेरा वर्किंग नोट भी देखो, जो सबसे पहले मैंने आपसे फोटो शेयर किया था, बोला था स्क्रीनशॉट ले लो। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में देखो 72,000 है। इंटू करोगे CII ऑफ ट्रांसफर डेट, यानी कि ट्रांसफर ईयर कौन सा है हमारा, 23-24। तो CII करोगे 348 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 आएगा, जो बेसिक है 2001 का। ठीक है। तो 72,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, आपका अमाउंट आ जाएगा 2,50,560। अब आप बोलोगे कि मैम सॉफ्टवेयर इंडेक्सेशन नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। तो आंसर इज कि ये नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इसके अंदर CII नहीं है, उनकी कैलकुलेशन नहीं है। तो आपको कैलकुलेशन अपनी हाथ से करके तब लिखनी होगी। अब आपको लगेगा कि मैम क्या हमें CII रट्टा मारने पड़ेंगे सारे, लर्न करने पड़ेंगे सारी ईयर के? आंसर इज नो। आपको CII क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर पेपर में कैपिटल गेन गिवन होगा, सेल की गई होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, लॉन्ग टर्म होगा, तो आपको CII भी गिवन होगा। तो आपको CII वहां से देखकर खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है। कैलकुलेट करना, और यहाँ पर वो अमाउंट लिख देना, दैट्स इट। उसके आगे नीचे जाओ। सबको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट से चार्ज होता है, तो स्पेशल रेट से ये टेबल भी आएगी आपको। आपको बताएगा भी कि आपकी आइटम जो है वो 20% स्लैब रेट में आ रही है, ये यहाँ पर। ठीक है। और अमाउंट है ये। तो आपको सेम यही लिखना है। 20% ढूंढना है, इनमें से कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, और आपको ये अमाउंट यहाँ लिख देना है। अब आप बोलोगे मैम कि इस कॉलम में क्यों लिखा? तो बेटा टेंटेटिवली या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमने कब कब टैक्स फिल किया, स्लॉट में किया, तब लिखो। तो जो भी मंथ गिवन होगा आप उस मंथ में चूज करके लिख देना। ये मंथ ही एक्चुअली,
ये है 15/6 मतलब 15 जून तक, 15 जून से 15 सितंबर तक, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक, और ये 16 दिसंबर से 15 मार्च तक। ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है ये डेट, तो हम देखेंगे कि जिस दिन जब ट्रांसफर करा तो जनरली कैपिटल गेन तभी अराइज होगा, तो ट्रांसफर करा इसने 20/2, तो ये डेट यहाँ पर आ रही है मंथ, तो हम यहीं पर इस मंथ में चूज करके, और ये कॉलम है 20% के स्लैब रेट में। ठीक है, तो 20% में हम यहाँ पर ये टाइप कर देंगे खुद, अमाउंट ये रहा। ठीक है, बेसिकली ये अमाउंट क्या है, मेरा कैपिटल गेन ही है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन। ठीक है, शीट को वैलिडेट करना है, शीट को वैलिडेट करेंगे और आगे मूव करेंगे। ठीक है, CYBFL है, अगर कोई हेड मेरा नेगेटिव में है तो इसको बोल देंगे कि भाई कैलकुलेट कर दो, सेट ऑफ एडजस्ट कर दो मेरी फिगर्स को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। 80D क्वेश्चन में है नहीं, 80GG ये भी नहीं है, 6A नजर आ रहा है मुझे, शेड्यूल 6A। शेड्यूल 6A में बेटा डिडक्शंस नजर आ रही है बहुत सारी, डिडक्शंस पे थोड़ा फोकस करके ध्यान लगाएंगे अच्छे से। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो रह ही गया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे पहले। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है बैंक इंटरेस्ट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट गिवन है, गिफ्ट गिवन है, दो तरीके के इंटरेस्ट रिफंड है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, और अगर उसका पर्टिकुलर्स गिवन है तो आप अमाउंट उसके सामने फिल कर देंगे, जैसे कि इनकम टैक्स रिफंड साफ साफ गिवन है, आपने फिल कर दिया। सेविंग बैंक इंटरेस्ट गिवन है, आपने 26,000 फिल कर दिए। ठीक है, डिविडेंड गिवन है, आपने डिविडेंड इनकम फिल कर दी। उसके बाद ये डिपॉजिट्स गिवन है, तो आपने डिपॉजिट्स गिवन करा, टाइप करा 30,900। 30,900 कहाँ से आया, देखो अमर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का था इंटरेस्ट, कितना मिला, 26,000। अभी कोई एफडी या कुछ एफडी तो नहीं लिखा हुआ, बट मैं एफडी के कॉलम में ही इसको डाल दूंगी, यानी कि ये रहा कि फ्रॉम डिपॉजिट। अब कौन सा डिपॉजिट्स है, ठीक है, या किस तरीके के डिपॉजिट्स है, बस डिपॉजिट्स लिखा हुआ है तो मैं यहीं पर इसको पुट कर दूंगी। ठीक है, अब जब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखो तो एक नजर घुमा के एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में भी देख लेना, क्या आपने कोई एनएससी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लास्ट ईयर। अगर इस साल किया है तो इसका डिडक्शन तो आपको मिल जाएगा 80C में, बट अगर आपने लास्ट ईयर भी करा हुआ है तो इस साल आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं लिखा हुआ तो यानी कि वो इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनएससी आपने परचेज किया हुआ है, इशू 8। ठीक है, कब 8 किया था परचेज, 8 जनवरी 2023, तो यानी कि इस साल 24 में आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है, साल भर पूरा हो चुका, और इंटरेस्ट का रेट है 7%। 70,000 इन्वेस्टमेंट किया था, 7% से 4900 बनता है आपका इंटरेस्ट। तो अमर कंसल्टेंट, अब यहाँ पे कहीं और हेडिंग तो गिवन नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, उसी डिपॉजिट में ऐड कर दूंगी, यानी कि 26,000 में मैं 26,000 में मैं 4900 और ऐड कर दूंगी, तो मेरा 30,900 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर टाइप करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद मेरे गिफ्ट आ रहे हैं दो तरीके के। मदर्स का ब्रदर जो है वो मेरी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, तो इसीलिए वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। बट कलीग ना तो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है, ना ही कोई ओकेजन में कवर है, तो इसलिए 80,000 ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट अलग से नहीं लिखा, तो इसीलिए यहाँ पर गिफ्ट नहीं लिखा जाता, बस ये लिख दिया एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि आपको कोई ऐसा पैसा रिसीव हुआ है जिसको आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ा है, मतलब कुछ ऐसा रिसीव हुआ है आप विदाउट कंसिडरेशन, तो यानी कि आपको बेनिफिट मिला है 80,000 का विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो यू हैव टू पुट हेयर। ठीक है, गिफ्ट अलग से नहीं लिखा होगा कहीं पर। क्वेश्चन में फैमिली पेंशन वगैरह गिवन है, तो आप फैमिली पेंशन यहाँ डाल देंगे। ठीक है, क्लियर। ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालेंगे, और इसको क्या करना है आपको, वैलिडेट। वैलिडेट कर दिया क्वेश्चन को, ओके हो गया क्वेश्चन। अब आ जाएंगे, बाकी और हेड तो गिवन नहीं है, ना 80G ना 80D। शेड्यूल 6A है आपके पास गिवन, शेड्यूल 6 में फोकस करेंगे बेटा। शेड्यूल 6 में ना आपके पास कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एनएससी भी परचेज है, तो मैं देख रही हूँ 180 तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ही डाल दिया, जिसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा, तो यानी कि मैक्सिमम में 150 है, पर आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दिया एसएससी ने, तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम 150 लेंगे। एसएससी ने यहाँ पर 80
कहाँ पर कहाँ गया। एनपीएस में डाला है ना, तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन 80 सीसीडी 1 बी में काउंट करते हैं। तो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन 70,000 है। बट क्या कहते हैं, मैक्सिमम आपको 50 मिलेगा। बट अगर 50 से ज्यादा कर रहे हो तो उसका बेनिफिट 80 सीसीडी 1 में काउंट कर लोगे यहाँ पर। तो 20,000 यहाँ हो गए, 50,000 यहाँ हो गए। बट इसका ध्यान देंगे क्या कि 80 सी, 80 CCC और 80 CCD 1 तीनों को मिला के 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट हमारा ऑलरेडी 150 से ज्यादा ही बैठ रहा है, तो हमें इस 20 का भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेट सपोज यहाँ 130 होता, तो 130 ये हो जाता, 20 ये हो जाता, और मेरे को पूरा 150 का बेनिफिट मिल जाता। ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 80 से एक्सीड कर रहा है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का इतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो ये दो ही डिडक्शन काउंट होगी, एक तो 80 CCD 1 बी और दूसरा 80 सी, तो काउंट कर लिया उसको। 80 TTA में डाल दिया, क्योंकि मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखा होगा, सेविंग बैंक डिपॉजिट 10,000 से एक्सीड कर रहा था, तो मुझे 10,000 का डिडक्शन मिल गया। शीट को वैलिडेट करा और आगे मूव करा। शीट ओके हो गई। अब क्वेश्चन में देखा, सारे हेड फिल कर चुके। अब जो जो हेड के अलावा इंफॉर्मेशन मुझे फिल करनी है, फटाफट से हम उसको फिल करते रहेंगे। ठीक है, कौन कौन सी। अब अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो एएल फिल करना है। एएल फिल करा। टाइम की कमी है, तो डिस्क्रिप्शन में एबीसी डाल दिया, विलेज में एबीसी डाल दिया। टाउन ठीक से चूज करा, स्टेट अच्छे से अटेंटिवली चूज करा, और पिन कोड उसके अकॉर्डिंग डाला। मध्य प्रदेश है तो पिन कोड वैसे ही होना चाहिए। अगर यहाँ 7 से शुरू करोगे तो पिन कोड वैलिडेट नहीं करेगा, ब्लैंक हो जाएगा बार बार, तो ध्यान से चूज करना। अमाउंट डाला। लेट सपोज कि जल्दीबाजी में 1 0 कम हो गया या 1 0 ज्यादा हो गया, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये टैक्स लाइबिलिटी में कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है। बस इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि आपके पास इतनी असेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज है। whatever the information is given in your question, just put it here. In case अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर इन केस आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जस्ट पुट 0। ठीक है। उसके बाद मीटिंग एंड होने वाली है, इसलिए जल्दी खत्म करते हैं। पार्ट बी फिल करेंगे। पार्ट फिल पार्ट बी में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल्स फिल करनी है जो भी क्वेश्चन में गिवन है, और नीचे नो पुट करना है यहाँ पर। ठीक है। ये पुट करने के बाद टीडीएस और टीसीएस की भी डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ पे आईटी और टीडीएस। ठीक है। आईटी में जो भी क्वेश्चन में गिवन है, यानी इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स आपने कितना पेमेंट करा है, आपको ये सारा डिटेल यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा आपको पुट करना है वो। ठीक है। उसके बाद टीडीएस में आ जाओ। टीडीएस में कहता है जो भी आपका एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करता है, वो फॉर्म 16 इशू करता है, तो आपको फॉर्म 16 का डिटेल यहाँ करना है। ठीक है। टीडीएस मतलब जो भी आपका टैक्स काटता है, डिडक्ट करता है, आपका टैक्स आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्ट करता है, आपका एम्प्लॉयर करता है, तो वो फॉर्म 16 में आता है कि उसने कितना टैक्स डिडक्ट किया है आपका, आपको कितनी सैलरी मिली है। सिर्फ यहाँ पे फॉर्म 16 मतलब जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो टैक्स डिडक्ट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। उसके अलावा आपका टैक्स जो भी काटेगा, यानी बैंक ने काटा, हाउस प्रॉपर्टी टेनेंट ने काटा, या कोई और, तो आपको यहाँ पे लिखना है वो डिटेल। ठीक है। तो एम्प्लॉयर का टैक्स डिडक्शन यहाँ आएगा, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये वो सब यहाँ आएगा। तो यहाँ पे सेल्फ यानी आपका कटा है, आपका ही टैक्स कटा है यहाँ पर। ठीक है। और कौन से हेड से कटा है वो देखते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से था डिडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल्फ पुट करोगे। यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में आपको 10 लिखना है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर 2 लाख रुपीज डिडक्ट हुए थे, क्लेम भी आप 2 लाख कर रहे हो, और टोटल अमाउंट कितने में से 2 लाख डिडक्ट हुए थे, 20 लाख में, तो यहाँ पे 20 लाख है। और इनकम फ्रॉम कौन सा हेड था वो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। बैंक काटता तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाता, यहाँ पे 0 लिखा आ जाएगा। ठीक है। बस दैट्स इट। इसको वैलिडेट करोगे। ठीक है। वेरिफिकेशन में आओगे। लास्ट वेरिफिकेशन में चूज करोगे विच सन और डॉटर जो भी है वो गिवन है, नेम वो रीड करोगे, सेल्फ यहाँ पे पुट करोगे, इसको भी वैलिडेट कर दोगे, और फिर आ जाओगे पार्ट बी पर या पार्ट ए पर। ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट टैक्स करोगे, आपकी जो भी एरर होगी वो यहाँ पर बता देगा आपको बॉक्स से।
ठीक है, वो कह रहा है सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो बेटा आपको ये समझ ही नहीं आएगा कौन सी शीट का है, इसलिए मैं बोलूंगी हर शीट आप साथ साथ से वैलिडेट करें। अब जब भी ऐसा आएगा ऑप्शन तो यानी 80D की बात कर रहा है वो ये। और अगर एक ही शीट होगी तो वो शीट भी ओपन कर देगा आपको ऑटोमेटिकली। तो यानी यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं करा, नो। ठीक है, नॉट क्लेमिंग, तो हम यहाँ पे नॉट क्लेमिंग लिख रहे हैं। ठीक है, फिर से पार्ट ए जनरल में जाएंगे और कैलकुलेट टैक्स करेंगे। अगर और कोई एरर होगी फिर से यहाँ बॉक्स में दिखा देगा। ठीक है, और जब ये होता है तो हमें अननेसेसरी क्लिक नहीं करना होता कहीं पर भी। बस थोड़ा सा शांति से बैठेंगे, देखेंगे पेशेंस रख के। वैलिडेट हो गया, कैलकुलेट टैक्स कर लिया इसने। ठीक है, जब कैलकुलेट टैक्स हो जाएगा तो आप उसको पार्ट बी से भी चेक कर सकते हो कि कैलकुलेट टैक्स हो गया या नहीं हुआ। क्रॉस चेक वैसे हो ही जाता है। यहाँ से पार्ट बी से देखो कैलकुलेट टैक्स भी आ गया होगा, रिफंड भी आ गया होगा। ठीक है, बस जब जैसे ही कैलकुलेट टैक्स हो जाए नेक्स्ट स्टेप होता है जनरेट जेसॉन। सबसे पहले सारी शीट को वैलिडेट करना है, कैलकुलेट टैक्स करना है। आफ्टर दैट जनरेट जेसॉन। इट विल टेक सम टाइम, तो हैव पेशेंस। ओके ओके करना है सबको। ओके करने का सेंस ये है, वो ये कह रहा है कि एक बार जेसॉन क्रिएट कर दोगे तो आप एडिट नहीं कर सकते कैरी फॉरवर्ड सेटअप वाले हेड में एंड ऑल दैट, ये सब। ठीक है, ओके करोगे, सेव जेसॉन करोगे। लास्ट में सेव जेसॉन जब होगी जब आपको एक पाथ नजर आएगा, यानी कि अगर ये पाथ नहीं आया तो इसका मतलब आपकी जेसॉन सेव नहीं हुई है। तो यू जस्ट ट्राई वंस अगेन। और जैसे ही ये पाथ गिवन आ गया, ये जो पाथ है ये क्या है आपका, डेस्कटॉप पर आपका जनरेट हुआ है जेसॉन। ठीक है, तो अब आप ओके कर दोगे तभी आपका क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आपका प्रैक्टिकल फाइनल हो गया। शीट जहां पर भी बोलता है टीचर, जो भी आपकी डायरेक्शन होगी पेपर की डेस्कटॉप पे या ड्राइव में, वहां पर आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर या नेम जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको सेव करनी है। लेट सपोज आपकी फाइल खो जाती है, नहीं समझ में आ रही कहाँ सेव करी, ये ड्राइव नहीं देखा, तो आप पेन से अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली पेन से ही सेव हो रही है। देख रहे हो ना, BAKPV1097T, ये क्या है, ये पैन नंबर है आपका, नहीं जो आपने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उस पेन से बनाया ना, तो उस पेन से ये सेव होगी। तो आप डेस्कटॉप पे जाके दिस पीसी में पेन डालोगे जो क्वेश्चन में गिवन था ना, तो उससे भी आपकी फाइल आपको ओपन होकर मिल जाएगी। ठीक है, ओके करोगे, डन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कुछ नेक्स्ट जनरल इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगी कि कौन कौन सी शीट्स हमें फिल करनी है और कौन कौन सी शीट्स को हमें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।